गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर व यूपीएससी थिंकर पर। आई होप कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रखा होगा। तो ये आप लोगों को बहुत खुशनसीबी का माहौल है कि आप लोग को हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस और बुक्स और प्लस नोट्स और आपके लिए आपका स्टडी जो आप लोग लिखते हैं या फिर आंसर राइटिंग करते हैं उसका चेक करने का पूरा दायित्व हम ले रहे हैं। बस करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। डेली आप लोग की क्लास आएंगी तो आपको क्लासों को अटेंड करना है और उनके नोट्स बनाना है और आंसर राइटिंग करते जाना है। लेकिन इसका पीडीएफ जब ही भेजा जाएगा जब आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर होते हैं कि हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं एक क्लास में, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं और साथ ही साथ फिर बाद में आप लोगों का मन नहीं लगता है, इसीलिए क्लासों को छोटा बनाया जाता है। तो चलिए करते हैं फिर हम क्लास स्टार्ट। हम आपको बता दें ये आर्ट एंड कल्चर का पहला क्लास है, प्री एवं मुख्य परीक्षा दोनों के संबंध में बन सकता है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और ब्रह्मांड से संबंधित, जिसमें हम वास्तुकला और मूर्तिकला में अंतर समझेंगे और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों को आगे आगे देखने, सुना है ना वो डायलॉग, आगे आगे देखो होता है क्या। तो चलिए बढ़ते हैं फिर हम अपनी क्लास की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कंप्लीट स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो देखिए, सबसे पहले वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर शब्द लैटिन शब्द टेक्टन से लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि भाई आर्किटेक्चर शब्द कौन सी भाषा का है। तो आपको याद रखना होगा आर्किटेक्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जो शब्द टेक्टन का व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है निर्माता या फिर बिल्डर या फिर इंजीनियर, जो भी, खैर इंजीनियर नहीं कह सकते, ठेकेदार कह सकते हैं। अतः जब से आदिकालीन मनुष्य ने अपने लिए आश्रय का निर्माण करना प्रारंभ किया है वहीं से वास्तुकला विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। यानी कि जब से व्यक्ति ने, जो इंसान ने क्या किया है, निर्माण करना स्टार्ट किया है, तभी से वास्तुकला का जो वास्तुकला विज्ञान का प्रादुर्भाव या फिर निर्माण हुआ है। वहीं दूसरी ओर मूर्तिकला शब्द जो है प्रोटी इंडो यूरोपीय PIE मूल केल से लिया गया है, ये बात याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है काटना या फाड़ना। यानी कि मूर्तिकला कहाँ से लिया गया है, प्रोटी इंडो यूरोपीय से, और वास्तुकला कहाँ से लिया गया है, लैटिन शब्द टेक्टन से। और मूर्तिकला का मूल शब्द केल है, जिसका अर्थ होता है काटना या फाड़ना। मूर्तिकला कला की लघु रचनाएं होती हैं, ये या तो हस्त निर्मित होती हैं या उपकरणों से बनाई जाती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कोई ना कोई मूर्ति एक ऐसी होती है जिसको कोई पत्थर से टाक टाक के बनाया जाता है, तो किसी को हाथ से बनाते हैं। आप लोग देखे होंगे जैसे मिट्टी की कोई मूर्ति होती है तो उसको हाथ से बनाया जाता है, और उनकी तुलना में सौंदर्य शास्त्र भी अधिक संबंध रखती है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमें याद करने वाली बात यही है कि जो मूर्तियाँ होती हैं उनको अधिकतम अपन हाथ से और टाँक कर बनाते हैं। इसके अलावा आप खुद बताइए, प्लास्टर और पेरिस की भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। क्या देखिए, हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो वो अभी बाद में पढ़ेंगे जब देखेंगे। लेकिन यहाँ से दो क्वेश्चन आपको बनने हैं। पहला तो आर्किटेक्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है टेक्टन से, और दूसरा होता है मूर्तिकला जो है वो बच्चों मूल शब्द केल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काटना या फाड़ना। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वास्तुकला और मूर्तिकला में अंतर के बारे में। तो आकार एवं विस्तार की, तो देखिए वास्तुकला बहुत बड़ी होती है, यानी कि कहिएगा जैसे आप लोग देखेंगे ताजमहल कितनी बड़ी जगह में बना हुआ है, तो वास्तुकला भवनों के डिजाइन और निर्माण से संदर्भित करता है। यानी कि जो भवन या मंदिर बनाए जाते हैं बड़े बड़े, उनकी डिजाइन पर निर्भर करता है कि देखे होंगे आप कितना अलग तरीके से बनाया जाता है। अभी भी आप देखेंगे तो अभी बनाने में पसीने आ जाते हैं अभी के इंजीनियरों को, लेकिन प्राचीन काल में कितने अच्छे अच्छे अभी तक वो संरक्षित रखे हुए हैं। मूर्तिकला की अगर बात करें तो मूर्तिकला की अपेक्षाकृत त्रिआयामी रचनाएं होती हैं, यानी कि 3D एनिमेशन, यानी चारों तरफ से आप घुमा घुमा के मूर्ति को देख सकते हो कि चारों तरफ से मूर्ति कैसी है। प्रयुक्त सामग्री की बात करें तो वास्तुकला के लिए पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत आदि जैसे विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि एक प्रकार की मूर्ति सामान्यतः एक प्रकार की सामग्री से ही बनाई जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि अगर आपको तांबे की मूर्ति बनानी है तो तांबे से बनेगी, और आपको पीतल की मूर्ति बनानी तो पीतल से बनेगी, पत्थर की मूर्ति बनानी तो पत्थर से बनेगी। वो अलग बात होता है कि उसमें आभूषण सोने चांदी के जड़ दिए जाते हैं, लेकिन एक प्रकार की मूर्ति बनाने के लिए एक प्रकार की जो सामग्री से ही मूर्ति बनाई जाती है, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। सिद्धांत की बात करें तो देखिए वास्तुकला में अभियांत्रिकी गणित का समावेशन होता है। यानी आप देखेंगे कोई भी, आपने वो साइन कोस थीटा वाला सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, जो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, वो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि गणित का फॉर्मूला लगता है। तो वही सेम कंडीशन होती है आपके घरों के अंदर भी लगती है कि नहीं, ठीक ना।
अब बात करेंगे हम मूर्तिकला के लिए। तो देखिए मूर्तिकला तो एक रचनात्मक और कल्पना का समावेशन होता है, यानी कि एक जो मूर्तिकार होता है वो अपने हाथ से इतनी अच्छी कला होती है उसके अंदर कि वो एक टाकना जब स्टार्ट करता है एक पत्थर को, और जब वो मूर्ति बन जाती है तो आप देखेंगे कि जो पत्थर है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अगर उसी पत्थर को मूर्ति बना देता है मूर्तिकार तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप याद रखिएगा इसमें रचना मूर्ति में क्या होता है, रचनात्मक और कलात्मक का जो कल्पना का बहुत महत्व होता है, जबकि वास्तुकला में अभियांत्रिकी गणित और अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। उदाहरण के लिए वास्तुकला में आप देखेंगे ताजमहल, देखिएगा आप कितना बड़ा ताजमहल बना हुआ है, और लाल किला तो आप देखते ही होंगे, अभी हाल ही में किसान आंदोलन वहां पे देखने को मिला था। लेकिन अगर मूर्तिकला की बात करें तो देखिए नटराज की मूर्ति, अगर आपने नटराज की पेंसिल ली हो कभी तो उसके ऊपर एक मूर्ति बनी होती है, वो नटराज की मूर्ति कहलाती है। इसके अलावा नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो हम अभी आने वाले समय में जब आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं हम नर्तकी की कांस्य की मूर्ति जरूर पढ़ाएंगे। तो ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे कि वास्तुकला में डिजाइन और निर्माण की संदर्भित होता है, जबकि मूर्तिकला एक त्रिआयामी होता है। इसमें कौन कौन सी सामग्री होती है, तो वास्तुकला में आपने अपना घर बना हुआ देखा होगा, सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन आपके घर में एक भगवान की मूर्ति भी होगी, वो केवल एक प्रकार के पदार्थ से बनी होती है। जबकि इसमें अभियांत्रिकी के सिद्धांत की बात करें, देखिए सिद्धांत की, तो आपने देखा होगा आपका घर इंजीनियर वगैरह बनाते हैं, लेकिन मूर्ति बनाने वाला एक मूर्तिकार अलग होता है, कल्पना होती है उसके माइंड में। उदाहरण के लिए ताजमहल हो गया, आपका खुद का घर हो गया, और मूर्तिकला में आपके आसपास भगवान की जो मूर्तियां हैं वो हो गई, और नर्तकी और नटराजन जो हो गए, ठीक ना। तो इस बात को मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात करेंगे हम भारतीय वास्तुकला के बारे में। तो भारतीय कला और वास्तुकला की कहानी विकास की कहानी है। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता को लेकर ब्रिटिश शासन तक भवनों और मूर्तियों की अपनी स्वयं की कहानी एक है। यानी आप देखेंगे जो ब्रिटिश शासन काल की बात करें या प्राचीन काल की, तो हर एक महल, हर एक जो मूर्ति है वो अपना अपना वर्चस्व बताती है कि मैं इस प्रकार हूँ, मैं इस प्रकार हूँ, मैं इस प्रकार हूँ। आप बताइए कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है, और कोई घर बना के देख लो यमुना नदी के किनारे इतने सालों से, और दूसरा घर तो अभी तक मिट ही जाता, लेकिन हमारा ताजमहल क्यों नहीं गिर रहा है या क्यों नहीं धस रहा है? तो उसका मुख्य कारण जो वहाँ पे एक लकड़ी लगाई गई थी, जो लकड़ी इस प्रकार है कि अगर जितना ज़्यादा उसको पानी मिलेगा वो लकड़ी उतनी मजबूती प्राप्त करती है, अगर आपने सुना हो कहानी के बारे में तो। और जब हम आपको ताजमहल पढ़ाएंगे तो आपको उस लकड़ी के बारे में भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो महान साम्राज्यों का उद्भव, पतन, विदेशी शासकों का आक्रमण जो धीरे धीरे देसी बन गए, और विभिन्न संस्कृतियां और शैलियों का संगम आदि भारतीय वास्तुकला और मूर्ति कला के विकास को परिलक्षित होते हैं। यानी कि ये तो कुछ है नहीं काम का, लेकिन जो आपको मैंने बताया उस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण देखिए तो प्राचीन काल में मित्रों 5 प्रकार से बांटा गया है। हड़प्पाई काल, मौर्यकालीन कला और मौर्योत्तर कला, गुप्तकालीन कला, दक्षिण भारतीय कला आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत की तो दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत आपको देखने को मिलेगी। और आधुनिक भारत की बात करें तो इंडो गौथिक शैली और नव रोमन शैली आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्राचीन भारत में 5 हो जाएंगे, मध्यकालीन भारत में 2 हो जाएंगे, और आधुनिक भारत में भी 2 हो जाएंगे। प्राचीन भारत में सबसे पहले हड़प्पा, फिर मौर्यकालीन, फिर मौर्योत्तर कला, फिर गुप्तकालीन कला, फिर दक्षिण भारतीय कला हो जाएगी। अगर हम बात करें दूसरे तो मध्यकालीन भारत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल आपको देखने को मिलेगा। और आधुनिक काल की बात करें तो इंडो गौथिक शैली और नव रोमन शैली आपको देखने को मिलेगी। आज हम चर्चा करेंगे केवल हड़प्पाई कला के बारे में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, आपको इतना टाइम भी नहीं होता है और ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए केवल हम आपको एक एक काल ही पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक उस मित्र को शेयर कर दीजिए जो रियल में तैयारी करना चाहता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि देखिए गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाना हमारा उद्देश्य है, इसके अलावा कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। हड़प्पाई कला और वास्तुकला, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आपको सीधा प्रश्न बताएंगे और सीधा आंसर भी वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। पूछा जाता है कि भाई कहाँ पर ये लकड़ी मिली है, कहाँ बकरी को साथ में दफनाया गया था, या फिर कहाँ पर बिना सिर वाला व्यक्ति मिला था, ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो मुगल कालनव रोमन शैली ईसा पूर्व 3री सहस्त्राब्दी के द्वितीय अध्ययन से सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जो आगे चलकर पश्चिम भारत के विशाल भाग में फैल गई, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों ही एक होती हैं, जो भारत के पश्चिमी भारत में आपको देखने को मिलेंगी। यानी पश्चिमी भारत अर्थात एक कमेंट कीजिए, हमारे भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, कमेंट करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा।
इसके बाद अगर हम बात करें तो इस प्राचीन सभ्यता की विशिष्टता थी कि उत्खनन स्थलों में पाई गई अनेकोनेक मूर्तियां, मोहरा, देखिए क्या क्या पाया गया हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में, तो मोहरें दिखाई दी, मृदभांड दिखाई दिए, आभूषण भी दिखाई दिए और मूर्तियां भी वहां पर बहुत अलग अलग प्रकार से दिखाई देती हैं। उससे प्रकट इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी पूछा जा सकता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कौन सी सभ्यता के वो हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के ही क्या है, दो नगर हैं। नगर नियोजन के आरंभिक और सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो हैं नगर निकाय यानी कि नगरीय नगर जो हैं उनके प्रारंभ या स्टार्टअप करने के दो महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। सड़क का नियोजित नेटवर्क, पूछा जा सकता है आपको कि क्या हड़प्पा सभ्यता में सड़क थी, तो हाँ बिल्कुल नियोजित नेटवर्क थी, घर थे वहां पे बहुत अच्छे, जल निकासी प्रणाली भी बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। इस युग के दौरान विकसित नियोजन और अभियांत्रिकी कौशल का प्रमाण मिलता है, यानी कि इस युग में जो विकास हुआ है उससे ये मालूम पड़ता है कि बहुत अच्छा वहाँ पे जो काम करने वाले जो वहाँ के जो इंजीनियर वगैरह होंगे उन्होंने बहुत अच्छा यानी अपना 100% दिया है, जिस कारण से वहाँ पे पानी निकलने की व्यवस्था है, सड़क नियोजन की व्यवस्था है, मकान बने हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे। और आपको बता दें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ पे सड़क की व्यवस्था थी, तो हाँ थी, पानी निकलने की व्यवस्था थी, तो बिल्कुल थी भाई, और ये जो विकसित नियोजन भी था और अभियांत्रिकी का कौशल प्रमाण था। साथ ही साथ दो महानगरों के नाम पूछे जाएंगे आपको कि भाई बताओ सिंधु घाटी सभ्यता के कोई दो ऐसे महानगर जहां सब सुविधाएं थी, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपको याद रख लेना है। इसके अलावा जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है सब आपको पढ़ाया जाएगा, बस कमी इस बात की ना रह जाए कि आप अपना 100% देने से ना चूक जाएं, क्योंकि अगर आप अपना 100% देने से चूक गए तो आप लोग भी चूक जाएंगे एग्जाम में सिलेक्शन लेने से। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। जो जो आपको इम्पोर्टेंट होगा मैंने लिखा दिया है और बोल दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी लिखना नहीं लिखना, बोलना, पढ़ना, याद करना, सब चीज़ आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी का हमने 100% दे दिया है। अब बात करेंगे हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी पुरातात्विक प्राप्तियों के बारे में। सीधा क्वेश्चन आता है तो भैया जी याद रखिएगा, पाकिस्तान में हड़प्पा विशाल चबूतरों वाले 6 अन्ना नगर कहाँ मिले हैं? पाकिस्तान में हड़प्पा में विशाल चबूतरों वाले 6 अन्ना नगरों की 2 कतारें, लिंग एवं योनि के पाषाण प्रतीक, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, पासा, ताम्र तुला, दर्पण कहाँ मिले हैं? ये पाकिस्तान में हड़प्पा में देखने को मिले हैं। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, तो याद रखिएगा हड़प्पा में क्या क्या मिला हुआ है? विशाल चबूतरों वाले 6 अन्ना नगर की 2 कतारें, लिंग एवं योनि के पाषाण प्रतीक, मातृ देवी की मूर्तियां, लकड़ी की ओखली जिसमें गेहूं और जौ, पासा, ताम्र तुला और दर्पण कहाँ पे है मित्रों? हड़प्पा में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कांस्य धातु की बनी हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति, पाषाण की नग्न नृत्यांगना और लाल बलुआ पत्थर का बना पुरुष धड़ खुदाई में प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? हड़प्पा में आपको ये देखने को मिलेगा, जो पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या क्या मिला है आपको याद रखना है। विशाल चबूतरों वाले 6 अन्ना नगर की 2 कतारें, लिंग एवं योनि के पाषाण प्रतीक चिन्ह, मातृ देवी की मूर्ति और लकड़ी की ओखली जिसमें गेहूं और जौ के दाने, पासा, ताम्र तुला, दर्पण, बिना सिर वाला एक धड़ और नग्न नर्तिकाएं, और आप सभी के लिए धातु की बनी एक हिरण का पीछा करते हुए एक कुत्ते की मूर्ति और पाषाण की नग्न नृत्यांगना और लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ पुरुष धड़ खुदाई से प्राप्त हुआ है। पुरुष धड़ का मतलब उसका सिर नहीं है, याद रखिएगा। अभी हम आपको जब आगे पढ़ाएंगे तो हम आपको उसको चित्र भी दिखाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। वर्तमान पाकिस्तान में अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार, बृहत अन्ना नगर, दाह संस्कार, पश्चात समाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है देखने को मिलेंगे। क्या क्या? बृहत अन्ना नगर, बृहत जो स्नानागार और दाह संस्कार पश्चात समाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति जो है वो वर्तमान पाकिस्तान मोहनजोदड़ो में मिली हुई थी। ये बात याद रखेंगे। यहीं से सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। यही पूछा जाता है भाई बताओ कहाँ से क्या क्या मिला है, क्या नगर नियोजन के संबंध में पूछ लिया जाता है, ठीक ना, तो आपको याद रखना होगा। गुजरात में धौलावीरा की अगर बात करें तो विशाल जलाशय वहां पर मिला था, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली वहां पर मिली थी, स्टेडियम मिला था, बांध और तटबंध मिले थे, विज्ञापन पट्टिकाओं की भांति 10 बड़े आकार के संकेताक्षर वाला अभिलेख भी मिला था। यानी कि विज्ञापन का काम गुजरात के प्रधानमंत्री करते ही हैं, तो सीधा याद रख सकते हैं। गुजरात में धौलावीरा में क्या मिला था? विज्ञापन के
लिए कोई पट्टी का टाइप मिली थी जिसमें 10 बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए अभिलेख मिले थे। इसके अलावा वहां पे स्टेडियम भी मिला था, बांध और तटबंध भी मिले थे, विशाल जलाशय मिला था, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली भी वहीं पे देखने को मिलेगी। कहाँ पर? गुजरात के धौलावीरा में, याद रखिएगा। और गुजरात के प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, तो याद रखिएगा विज्ञापन बहुत करते हैं, तो वहां पर एक विज्ञापन से संबंधित तथ्य भी मिला था गुजरात के धौलावीरा में। बात करें हम गुजरात में लोथल की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर क्या कहलाता है, पूछा जाएगा। तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर गुजरात का लोथल कहलाता है। में गोदी, दोहरा समाधान और धान की भूसी, क्या दोहरा समाधान यानी 2 बार सब जलाने की व्यवस्था, धान की भूसी यानी धान का जो चारा या फिर भूसा होता है वो, अग्नि वेदिकाएं, चित्रित भांड, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृति और 45, 90 और 180 अंश डिग्री नापने वाले कोण वाले नापने वाले उपकरण भी वहां पे मिले थे। यानी कि गुजरात के लोथल में क्या मिला? जो गुजरात का लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहलाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, यहाँ पर 2 बार सब जलाने की व्यवस्था देखी गई, यहाँ पे धान का भूसा देखा गया, अग्नि वेदिका यानी जहां पर हवन करते वो देखी गई, चित्रित भांड देखे गए, आधुनिक शतरंज देखा गया, घोड़े और जहाज की टेराकोटा देखी गई, आकृति जो 45, 90, 180 डिग्री की जो कोण मापने के कुछ उपकरण भी वहां पर देखने को मिले हैं। पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कौन कहलाता है, तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कौन होता है भाई? गुजरात में लोथल आपको देखने को मिलेगा। वहां पर क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए मित्रों, दोहरी समाधान की व्यवस्था थी, यानी कि वहां पर जो धान होता है उसका भूसा मिला हुआ था, अग्नि वेदिकाएं मिली हुई थी, आधुनिक शतरंज जो अभी वर्तमान में आप लोग खेलते वो मिला हुआ था, घोड़े और जहाज की टेराकोटा मिली थी, आकृति मिली थी, और 45, 90 और 180 अंश कोण मापने वाले कुछ उपकरण भी वहां पर देखने को मिले हुए थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हरियाणा में राखीगढ़ी आपको देखने को मिलेगा, पंजाब में रोपड़ आपको देखने को मिलेगा, जो रोपड़ में अंडाकार गड्ढे में मानव समाधान की दफन कुत्ता भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर किस राज्य में है, तो जोड़ी मिलाने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो गुजरात में धौलावीरा, गुजरात में लोथल, हरियाणा में राखीगढ़ी, पंजाब में रोपड़, ऐसे भी आपको याद कर लेने हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी, पंजाब में रोपड़। यहाँ पे रोपड़ में क्या हुआ भाई? अंडाकार गड्ढे में मानव समाधान, यानी कि एक मानव को दफनाया गया और वहां पर उसके साथ कुत्ता भी दफन हुआ था। राजस्थान की बात करें तो बालाथल और कालीबंगा चूड़ी कारखाना वहां पे देखने को मिला है। खिलौना भी आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं, गाड़ियां, ऊंट की हड्डियां, अलंकृत ईंटें, गढ़ी व निचला नगर भी वहां पे देखने को मिला हुआ है। कहां पर? राजस्थान में। क्या क्या? चूड़ी कारखाना, खिलौना, गाड़ियां, ऊंट की हड्डियां, अलंकृत ईंटें, गढ़ी और निचला नगर भी देखने को मिला हुआ है। गुजरात में सुरकोटदा घोड़े की हड्डियां का पहला वास्तविक अवशेष भी कहां पर मिला हुआ था? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि घोड़े की हड्डियों का वास्तविक अवशेष सबसे पहले कहां मिला था, तो सुरकोटदा आपको याद रखना है, गुजरात में है ये। हड्डियों, जो घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष या साक्ष्य वहीं पर मिला था। हरियाणा में बनावली, खिलौना, हल, जौ, अंडाकार आकार की बस्ती, अरिय गलियां और एक नगर आपको जो हरियाणा की बनावली है वहां पर देखने को मिल जाएगा। बहुत बार पूछा जा चुका है ये घोड़े की हड्डियों वाला, तो याद रखिएगा गुजरात की सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के पहले वास्तविक साक्ष्य मिले थे। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में नांद पर कपड़े की छाप देखने को मिली है। नांद पर कपड़े की छाप देखने को मिली हुई है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर नांद की पर कपड़े की छाप देखने को मिली हुई है, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब इसके बाद बात करेंगे हम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के बारे में। क्या है हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला? देखिए, वास्तु मीन्स हमने आपको पहले ही बता दिया है आपका घर बनना, और मूर्ति मीन्स क्या होता है? आप लोगों की मूर्ति बनना। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष नगर नियोजन की उल्लेखनीय समझ प्रकट करते हैं। नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। सबसे पहला याद रखिएगा, लिखते जाना है आप लोगों को। नगर जो हैं ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के सड़कें उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम दिशा में जाती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा नहीं कि टिड़का टिड़का कर दिया, मोड़ और नहीं थी, यानी कि समकोण 90 डिग्री का ही एंगल बनाती थी, यानी कि ऐसी ही सड़कें होती थी, ना कि कुछ अलग तरीके से। विशाल सड़कें नगर में अनेक खंडों में विभाजित करती थी, जबकि छोटी सड़कों का उपयोग अलग अलग घरों और अपार्टमेंट बहुमंजिला इमारतों को जोड़ने के लिए किया जाता था। यानी कि ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। ग्रिड पैटर्न क्या होता है मैं बता दूं मित्रों, देखो
हमने आपको पढ़ाया भी था एनसीईआरटी में, अगर आपने पढ़ा होता थोड़ा बहुत तो जान जाती ग्रिड पैटर्न। ये होता है ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न में क्या होता है, डब्बे टाइप के बनाए जाते हैं और सभी जो नगर जी तो एक ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे और इस सड़कें जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दिशा में जाती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और विशाल सड़कें नगर को अनेक खंडों में विभाजित करती थी, जबकि छोटी सड़कों का उपयोग अलग अलग घरों और अपार्टमेंटों बहुमंजिला इमारतों को जोड़ने के लिए किया जाता था। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रख लेनी है। बात करेंगे हम उत्खनन स्थलों की, तो देखिए उत्खनन स्थल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के भवन पाए गए। यानी कि जब हम जो भारत के या फिर जो वैज्ञानिकों ने, जो भूगर्भ शास्त्री रहे हैं जिन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने अध्ययन में पाया कि 3 प्रकार के भवन पाए गए। एक तो निवास गृह पाया गया जहां पर इंसान रहते थे। सार्वजनिक भवन आप लोग जानते होंगे, सार्वजनिक स्नानागार, यानी कि एक सार्वजनिक आप प्रतीक्षालय देखे होंगे, वही सार्वजनिक भवन होता है। एक निवास गृह जहां पर आप रहते हैं। सार्वजनिक स्नानागार में स्विमिंग पूल वहां पर पाया गया। के लिए हड़प्पाई लोगों मानकीकृत आयामों वाली मिट्टी, देखिए इनके निर्माण के लिए मानकीकृत आयामों वाली मिट्टी की पक्की ईंटों का उपयोग करते थे। कैसे करते थे, पक्की ईंटों से बने थे, ये बात भी आपको याद रखना है। भली भांति पकी हुई ईंटों की कई परतें बिछाई जाती थी जिसमें जिप्सम के गारे का उपयोग किया जाता था। जिप्सम के गारे से चिपकाते थे, ना कि सीमेंट के माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता था। नगर 2 भागों में विभाजित था, ये बात याद रखनी है, गढ़ और निचला नगर। गढ़ और निचला नगर। पश्चिमी भाग में ऊंचाई पर स्थित गढ़ी को उपयोग विशाल आयामों वाले भवनों में किया जाता था। यानी कि जो पश्चिमी भाग में ऊंचाई पर स्थित गढ़ी का उपयोग विशाल आयामों वाले भवनों जैसे अन्ना नगर, प्रशासनिक भवन, स्तंभों वाला हाल और आंगन आदि के लिए किया जाता था। यानी मुख्य रूप से यहाँ पे क्या याद करेंगे आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में। नगर जो थे आयताकार एवं ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की दिशा में जाती थी, एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी। इन जबकि छोटी सड़कें भी क्या होती थी, घरों तक जाती थी, याद रखिएगा, और टेढ़ी टेढ़ी सड़कें नहीं होती थी। इसमें 3 प्रकार के भवनों को देखने को मिला हुआ है। एक तो आपका निज निवास, दूसरा सार्वजनिक आवास, तीसरा हो जाएगा बड़े निवास या बड़े भवन जिनमें सार्वजनिक निर्माण के लिए स्नानागार आपको देखने को मिलेंगे। हड़प्पाई सभ्यता के लोग जो पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे, एक के ऊपर एक रखकर उनमें गारे लगा दिए जाते थे और गारा जो होता है जिप्सम का गारा चिपका दिया जाता था। नगर 2 भागों में बटा हुआ था, गढ़ और निचला नगर। पश्चिमी भाग में ऊंची स्थित गढ़ी का उपयोग विशाल आयामों वाले भवनों जैसे अन्ना नगर, प्रशासनिक भवन, स्तंभों और हाल और आंगन आदि के लिए किया जाता था। ये बात आपको याद जरूर रखनी है। जो भी आपको हाईलाइटेड किया जा रहा है वो आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, नहीं बनाएंगे नुकसान आपको है, मुझे कोई भी नुकसान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गढ़ी में स्थित कुछ भवन संभवतः शासकों और अभिजात वर्गों के आवास थे। अन्ना नगर बुद्धिमत्ता के साथ सामरिक वायु संचार वाहिकाओं और ऊंचे चबूतरों के साथ डिजाइन किए जाते थे। यानी कि क्या क्या होता था, याद करिएगा आप लोग, बुद्धिमत्ता के साथ साथ सामरिक वायु संचार वाहिकाओं और ऊंचे चबूतरों के साथ डिजाइन किए गए थे। इससे अनाज के भंडार में मदद के साथ ही कीटों से उनकी रक्षा करने में भी सहायता मिलती थी। क्या जो वहाँ पे जो कीट होते थे, कीट मतलब इल्ली लग जाती थी, पक्षी आ जाते थे, उनसे भी इसमें सहायता मिलती थी। हड़प्पाई नगरों को विशेष सार्वजनिक स्नानगरों का प्रचलन था। यानी जैसे अभी आप लोग को प्रचलन देखने को मिलता है, यानी स्विमिंग पूल हड़प्पाई नगरों में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। इससे उनकी संस्कृति में कर्मकांडी पवित्रता के महत्व का संकेत मिलता है। किसका? कर्मकांडी पवित्रता का महत्व का संकेत मिलता है। इन स्नानागारों के चारों ओर दीर्घाओं और कक्षों का एक समूह था। याद रखिएगा, सार्वजनिक स्नानागारों में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार आपको देखने को मिलेगा। इस बृहद स्नानागार में कोई दरार या रिसाव नहीं है और यह हड़प्पा सभ्यता का अभियांत्रिकी कुशाग्रता का परिचय है। यानी कि सबसे अच्छा जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, जिसमें अभी भी कोई दरार नहीं है, अभी भी उसमें पानी भरा रहता है। यही एक अभियांत्रिकी का कुशाग्रता का परिचायक है। और अगर कोई स्विमिंग पूल बनवाते हैं तो आप लोग के स्विमिंग पूल में 1 साल 1.5 साल बाद ऑटोमेटिक ही दरार आ जाती है। अगर नगर के निचले भाग की बात करें तो नगर के निचले भाग में छोटे भवन पाए जाते हैं या पाए गए। इनका उपयोग संभवतः श्रमिक वर्ग और के लोगों द्वारा आवास के रूप में किया जाता था। कुछ घरों में सीढ़ियाँ भी थी, याद रखिएगा, जिससे संकेत मिलते हैं कि ये संभवतः 2 मंजिला भवन थे। अधिकांश भवन में निजी कुएं और स्नानगृह थे और वायु संचार की उचित व्यवस्था थी। यानी घर में कुएं भी थे, आप लोग को माने आप लोग उनके लिए नहाने के लिए भी व्यवस्था थी,
साथ ही साथ वहाँ पे वायु संचार यानी वायु के आने जाने के लिए खिड़की या जंगले बनाए गए थे। अगर हम बात करें इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उन्नत जल निकास व्यवस्था मानी जाती है। ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। उन्नत जल व्यवस्था थी, तो हाँ बिल्कुल थी भाई उनके पास। प्रत्येक घर से निकलने वाली छोटी नाली मुख्य सड़क के साथ चलने वाली बड़ी नाली से जुड़ी होती थी, बिल्कुल जुड़ी होती थी। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब हम आपको बता दें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने बताया है, मुख्य रूप से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें उन्नत जल निकास व्यवस्था थी, तो बिल्कुल थी भाई, याद रखिएगा। प्रत्येक घर से निकलने वाली छोटी नालियां मुख्य सड़क के साथ साथ चलने वाली बड़ी नालियों से जुड़ी थी, बिल्कुल जुड़ी थी। नियमित साफ सफाई और रखरखाव के लिए कुछ नालियों को शिथिल रूप से ढका दिया गया था या ढक दिया गया था। नियमित दूरियों पर मल कुंड यानी सिसपेट यानी कि जो आप लोग गटर के जो पाइप देखे होंगे ना खुलते हैं, वो वहां पे देखने को मिले थे। ये बात यहाँ पे कही गई है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार के स्वच्छता का ध्यान दिया गया है, इस बात की बात भी यहाँ पे कही गई है। अब देखना ये है कि आप लोग इसको कितना एक्टिव लेते हैं, क्योंकि आपके घर में जैसे नाली की व्यवस्था है वैसे वहां पर भी थी। आपके घर की नाली जो है बड़े नाली में जुड़ती है, वैसी वहां पर भी थी। जैसे आपके घर का कोई जो सीवेज लाइन अगर आपके घर में होगी आपके आस पड़ोस, तो एक बीच में गट्टर का ढक्कन होता है, वो ढक्कन भी वहां पर लगा हुआ था। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ एक निचले, आप बताओ आप लोग जहाँ निचले स्थान पर रहते हैं तो निचली जगह पे क्या होता है कि छोटा सा घर बना लेते हैं। तो इसी में भी वही सेम कंडीशन थी कि निचली जगह पर छोटे छोटे घर बनाए जाते थे जहां पर एक श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे। साथ इसमें सीढ़ियां भी पाई गई, तो इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि ये 2 मंजिला इमारतें थी। तो मित्रों इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, जो भी मैंने पढ़ाया है रिवीजन कीजिएगा, आंसर राइटिंग कीजिएगा, लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। आंसर राइटिंग और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों को कराए जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम बस होता है, यहाँ पे वाहन चलते हैं तो आवाज़ आती है, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगेंगे, क्योंकि आपको देखो समस्या का सामना तो करना पड़ेगा। आप लोग जितना आगे हमें बढ़ाएंगे हम उतना अच्छा यहाँ पे कर पाएंगे, उतना अच्छा हम यहाँ पे वो लगा पाएंगे। एक वो आता है ना, क्या कहते हैं उससे, मुझे नाम नहीं आ रहा, जिससे आवाज़ नहीं आती बाहर की, तो उसका भी हम उपयोग कर पाएंगे। तो मित्रों विश्वास कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक भाई उस मित्र की जरूर सहायता कीजिए जो रियल में IAS की तैयारी करना चाहता है, उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।